हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री प्लानेट वाले एस एम सर के चैनल पे। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं। लगभग 2 महीना के आसपास हो गया। आपके मन में जो है कई तरह का सवाल तैर रहा होगा कि सर इतना दिन क्यों लगा दिए वीडियो बनाने में, वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे, ऐसा ही रहा तो सिलेबस कैसे ख़त्म होगा। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि आपके जगह पर अगर हम रहते, अगर स्टूडेंट रहते तो मेरे मन में भी इसी तरह का सवाल जो है उभरते रहता। बट मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे थे मोबाइल जो है गिरने की वजह से पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। और जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे थे उसमें मोबाइल का कैमरा जो था 48 मेगापिक्सल था। जाहिर सी बात है कि जब स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया तो वीडियो बना नहीं पाएंगे। तो कई बच्चों का जो है सवाल ये था कि सर और भी तो मोबाइल हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे घर में 3-4 मोबाइल है, बट सारा मोबाइल जो है 15 से 20 मेगापिक्सल का है। अब उससे जब वीडियो बना रहे थे, मैंने कई वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने के बाद क्वालिटी नहीं आ पा रहा था जो मेरा दिल गवारा कर रहा था कि मैं अपलोड करूं। क्योंकि अगर वो अपलोड करते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट जब नहीं आता तो जाहिर सी बात है आप लेक्चर देख नहीं पाते। तो इस वजह से जो है लगभग 2 महीने लेट हो गया। बट घबराने की ज़रूरत नहीं, अब मोबाइल मैंने परचेज कर लिया है। अब आप लोग जो है बिल्कुल कमर उमर जो है कस लीजिए। आगे 2 महीना हम लोग का जो लॉस हुआ है हम कैसे मेंटेन करेंगे उसका स्ट्रेटजी हम बताने जा रहे हैं। देखिए, आज के बाद हम डेली एक वीडियो डालेंगे, एवरी डे 1 वीडियो डालेंगे। मे भी अगर बरसात का भी मौसम है, अगर पानी नहीं हो गया, लाइट नहीं अगर देने की वजह से मे भी 1 आध दिन लेट हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश होगा कि हम डेली एक वीडियो आपके डालें, अपलोड करें। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक अल्टरनेट में इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और अगले अल्टरनेट में जो है आपका ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। जैसे आज की बात करें, जैसे आज अगर हम बात करें तो आज कौन सा अल्टरनेट है, MWF मंडे को है, आज मंडे है। तो MWF में आज जैसे इनऑर्गेनिक आपका चला तो TTS में क्या चलेगा, आपका ऑर्गेनिक चलेगा। ठीक है। अब देखिए आज हम शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक से। किससे शुरू करते हैं? इनऑर्गेनिक से। अब देखिए सबसे पहले बात यह है कि इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th और 12th मिलाकर हम लोग जानते हैं कि लगभग 10 चैप्टर के आसपास है। बट 11th का सारा पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। जैसे अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ रखा है, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ रखा है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखे हैं, एस ब्लॉक पढ़ रखे हैं। तो हम लोग जो है जानते हैं कि इनऑर्गेनिक के सारे 11th का पार्ट हम लोग का पढ़ा हुआ है। अब हम लोग इनऑर्गेनिक के 12th का पार्ट शुरू करते हैं। तो इनऑर्गेनिक के 12th में टोटल हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर। देखिए कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। देखिए डी एंड ए ब्लॉक पढ़ना है। दूसरा जो हम पढ़ाएंगे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद पढ़ना है पी ब्लॉक। और चौथा चैप्टर जो लास्ट चैप्टर होगा आपका वो है आपका मेटलर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप किसका, ये 11th का है कि 12th का? तो 11th तो पढ़ चुके, ये सारा जो देख रहे हैं आप चैप्टर कौन का है? 12th का है। देखिए इसमें जो हम लोग का लेक्चर लगेगा डी एंड ए ब्लॉक में, मुश्किल से हम लोग 4 लेक्चर खत्म करेंगे। कितने लेक्चर में खत्म करेंगे? 4 लेक्चर में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसमें लगभग 12 लेक्चर हम लोग लेंगे। उसी तरह से पी ब्लॉक भी थोड़ा सा समय लगेगा, आपको 12 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। उसी तरह से मेटलर्जी में जो है, मेटलर्जी लगभग आपको जो लगेगा, लगभग आपका जो है 6 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो आप देख रहे हैं टोटल कितना हो गया आपका, इधर हो गया 4, 12 12 24 और 4 28 और 6 34 लेक्चर। 34 लेक्चर में जो है पूरा इनऑर्गेनिक आपका समाप्त हो जाएगा। ये 34 लेक्चर में जो है आपका जेईई मेंस का भी तैयारी करवा देंगे, इसमें एडवांस का भी, या फिर बायो का अगर स्टूडेंट है तो नीट का भी हो जाएगा। और साथ साथ हम लोग बोर्ड को भी लेकर चलेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, जिनका बोर्ड को तैयारी करना होगा बोर्ड का करेंगे, जिसको जेईई मेन का तैयारी करना होगा जेईई मेंस या एडवांस, ये दोनों कर सकते हैं। तो आप देखिए टोटल कितना पढ़ना है, 4 चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो है, जानते हैं कि 12th में बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए
हम जो शुरू करेंगे चैप्टर, जो पढ़ाना शुरू करेंगे वो चैप्टर शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा चैप्टर से शुरू करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए, हम अगर बात करें इसको हम मिटाते हैं। देखिए कौन कौन चैप्टर पढ़ना हमने क्लियर किया आपको। अब देखिए हम जो शुरू चैप्टर करने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लियर करते हैं कि जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेईई मेंस हो या एडवांस हो या नीट हो या फिर बोर्ड का हो, कितने सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जब आपको बता दिया जाए तो इंटरेस्ट थोड़ा सा चैप्टर के ऊपर बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें जेईई एडवांस की, अगर बात कीजिएगा तो जेईई एडवांस में लगभग 2 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल? 2 से 5। अंदाजा आप लगा लीजिए, एक सवाल जो है 4 से 5 मार्क्स का होता है, 2 से 5 कहाँ होगा? जेईई मेन में भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोचिए, एक सवाल 4 मार्क्स का है, अगर 4 पूछेगा कितना मार्क्स हो गया? नीट में भी 2 से 5 सवाल पूछे जाने का संभावना रहता है। बोर्ड में जो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, 5 से 10 मार्क्स का सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, इतना मार्क्स का अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो इस चैप्टर में जो खासियत होगा कि एक एक चैप्टर से इतना सवाल पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग जो है हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़े थे, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, चाहे जेईई मेन हो या एडवांस हो या नीट हो या 12th हो, एक भी सवाल आपसे ना छूटे। क्लियर? अब देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर कौन सा शुरू करने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए इस चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जरूर बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसके द्वारा खोजा गया, पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसके द्वारा खोजा गया, साइंटिस्ट का नाम क्या था, थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री पर बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं 1704 ईस्वी की बात है। कब का बात है ये? 1704। मेरे प्यारे बच्चों 1704 ईस्वी समझ में आपको आ रहा होगा। 1704 कहने के मतलब है लगभग समझिए दादा के दादा गुजर चुके होंगे, मतलब आपका कई परदादा निकल चुके होंगे, तब की बात, मतलब लगभग 300 साल पहले की बात है। 315 की बात है, 315 साल पहले की बात है। अब 1704 में एक साइंटिस्ट थे जो लैब में काम कर रहे थे, उनका नाम है डाइस बैज बर्लिन। नाम सुनिए, क्या नाम है? डाइस बैज बर्लिन। 1704 की ईस्वी की बात है। डाइस बैज बर्लिन नाम के साइंटिस्ट जो है लैब में काम कर रहे थे। लैब में काम करने के दौरान उनको एक ऐसा कंपाउंड दिखा, देखने के बाद वो चौंक गए। चौंकने की वजह क्या है? उस टाइप का कंपाउंड उससे पहले कभी देखा नहीं गया था, और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह के कंपाउंड भी नेचर में पाया जा सकता है। बट डाइस बैज बर्लिन जो है एक ऐसा कंपाउंड देखे, देखने के बाद जो है क्यों चौंके। देखिए कंपाउंड कैसा है, ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड देखा गया था FeCN का होल 6 का होल 3, ये कंपाउंड है। ये डाइस बैज बर्लिन जो है जब लैब में काम करती इस तरह का कंपाउंड देखा गया। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं, 12th में गए हैं, इस तरह का कंपाउंड से मुलाकात बहुत कम ही आपको हुआ होगा। बहुत ज़्यादा जो बुक पढ़े होंगे तुमको नजर आया होगा। जब अभी तक जितने भी हम पढ़ाए इनऑर्गेनिक में, इस तरह का कंपाउंड नहीं लिए हैं। तो देखने में ही आपको क्या लग रहा है? ये कंपाउंड जो है थोड़ा उनके रिस्पेक्ट में, जैसे NaCl हो गया, KTSO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब जितने भी कंपाउंड कराए हैं, और उनके रिस्पेक्ट में अगर इसकी बात किया जाए तो आपको क्या उनके रिस्पेक्ट में नॉर्मल देखने में लग रहा है? जी नहीं, ये देखने में क्या लग रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जटिल लग रहा है। आपको थोड़ा सा जो है इसे देखने में परेशानी हो रहा होगा। तो देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो डाइस बैज बर्लिन जो है इसका नाम क्या रख दिए? ऐसे कंपाउंड का नाम रख दिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक है। हाँ, बाद में जो साइंटिस्ट है उसको नाम बदल के क्या रखे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग बोलेंगे 1704 ईस्वी में जो है डाइस बैज बर्लिन के द्वारा जो है पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खोजा गया था।
और इसका जो कलर जो देखा गया था ब्लू कलर, कैसा कलर था? ब्लू, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा प्रूशियन ब्लू। क्या नाम रखे? प्रूशियन ब्लू। क्या नाम रखा गया? प्रूशियन ब्लू। तो हम लोग बोलेंगे डाइसबर्ग बर्लिन जो है लैब में काम कर रहे थे, तो इस दौरान उनको जो है इस तरह का कंपाउंड देखा गया, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था, इसलिए नाम दिए इसे कंपाउंड क्या बोले? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका नाम रखे प्रूशियन ब्लू। याद रखिए कौन सा? प्रूशियन ब्लू। कौन सा कंपाउंड बोल रहे हैं? प्रूशियन ब्लू। देखिए सवाल तो एक यहीं से खड़ा हो गया, आपसे पूछेगा कि बताइए पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कोऑर्डिनेशन बोले या कॉम्प्लेक्स बोले, बात क्या है? सेम है। पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताइए कौन सा है? तो आपका ध्यान में होना चाहिए कौन? फार्मूला याद रखिएगा, Fe4FeCN का होल 6 का होल 3। ये कैसे समझा जाता है आगे हम लोग बात करेंगे, आगे और जो लेक्चर जो बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना आप समझे कि Fe4FeCN6 का होल 3, इसी का नाम है प्रूशियन ब्लू। किसके द्वारा खोजा गया था? डाइसबर्ग बर्लिन। लेकिन डाइसबर्ग बर्लिन जो है इस पर काम जरूर किए, मतलब उन्होंने खोजा पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इसके प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा जाए इसका स्ट्रक्चर क्या है, या फिर आपका इसका बॉन्डिंग के बारे में, इसका प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, या आइसोमेरिज्म पर इसका क्या रोल है, तो इसके बारे में डाइसबर्ग बर्लिन मतलब इसके प्रॉपर्टी के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किए। मतलब सिर्फ जो है खोज करके कि Fe4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका नाम क्या रखे? प्रूशियन ब्लू। लगभग 200 साल के बाद की बात है। कब की बात कर रहे हैं? 200 साल बाद, मतलब 1903 में। 1903 ईस्वी की बात है। 1704 ये था, ये क्या है? 1903। वार्नर नाम का साइंटिस्ट आए थे। जब वार्नर नाम आया होगा, आप तो जो है खुश हो गए कि वही वार्नर जो छक्का लगाने वाला होता है, तो वो वार्नर की बात हम लोग कह रहे हैं। वो वार्नर तो अभी है, ये वार्नर जा चुके हैं। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ये वार्नर नाम के साइंटिस्ट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे, उसके बॉन्डिंग पे, उसका आइसोमेरिज्म पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, इस सारे पर उन्होंने क्लियर किया। इसीलिए देखिएगा कोऑर्डिनेट और वार्नर्स के, इसीलिए वार्नर्स जो है बॉन्डिंग पर काम किए, उनका बॉन्डिंग क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पर सारे मुद्दे पर उन्होंने क्लियर किया कंसेप्ट। इसी के लिए इनको 1914 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया। कब दिया गया नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज 1913, सॉरी 1914 नहीं, 1913, मतलब 1914 जो प्रथम ईस्वी चल रहा था। तो आप सोचिए वार्नर्स जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में सोचिए, 1704 ईस्वी में खोज हुआ। 200 साल के बाद पहला साइंटिस्ट जो उनके बॉन्डिंग पर, उनके प्रॉपर्टी पर एक्सप्लेनेशन की। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया 1913। और वार्नर साहब ही जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा नाम क्या रखे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले, बात सेम है। तो अभी तक हम जो पढ़ाएं आपको ध्यान इसमें क्या रखना चाहिए? बस एक चीज आप ध्यान रखिए, पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है? प्रूशियन ब्लू। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है प्रूशियन ब्लू, जो फॉर्मूला याद रखिएगा Fe4FeCN का होल 6 का होल 3। क्लियर? आगे एक एक करके हम क्लियर करेंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको ध्यान में रखेंगे, एक क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो एक एक जो बात हम पढ़ाएं इसको थोड़ा बोर्ड पे हम लिखते हैं, क्योंकि ध्यान में रहना चाहिए आपको। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले, बात एक ही है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड को हम लोग शॉर्ट में इसे लिखेंगे, याद रखिए कंपाउंड को शॉर्ट में इसे लिखेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, प्रिपेयर्ड इन लैब। कौन सा प्रिपेयर किया गया था? प्रूशियन ब्लू। नाम क्या है इसका? प्रूशियन ब्लू। जो फार्मूला आपको याद होगा अभी लिखे थे, Fe4FeCN का होल 6 3, ये कंपाउंड है। पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है प्रिपेयर किया गया था लैब में, और कौन सा कंपाउंड था आपका? प्रूशियन ब्लू। यही कंपाउंड है ना? ठीक है, प्रूशियन ब्लू जो खोज किया गया किसके द्वारा? याद होगा आपको, अभी बात किए थे, किसके द्वारा बात किए थे? डाइसबर्ग बर्लिन के द्वारा। तो लिखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेशन
फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बताइए? तो बोलेंगे डाइस बर्लिन। कब दिए थे? इन 1704 में, यानी 1704 में दिए थे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके द्वारा दिया गया? तो आपका जवाब होगा, कौन सा जवाब होगा आपका? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोटेशियम ब्लू है, किसके द्वारा गया था? डाइस बर्लिन। लेकिन हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में कौन कंसेप्ट दिए थे? एक्सप्लेनेशन कौन किया था पूरा क्लियर? चाहे उसके प्रॉपर्टी की बात हो या बॉन्डिंग की बात हो, तो आप भी क्लियर किए थे। कौन किए थे? वार्नर साहब। तो यहाँ पर लिख रहे हैं दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय, कौन सा? तो बोलेंगे वार्नर्स। ठीक है, वार्नर्स के द्वारा। और इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया इनको। कब दिया गया नोबेल प्राइज? तो बोलेंगे नोबेल प्राइज जो दिया गया कब? 1913 में। और ये दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय वार्नर्स कब दिया गया था? ये 1903 में। मतलब 1903 में जो है कंसेप्ट दिया, और उसके लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया इनको? 1913 में। तो मैंने ये क्लियर किया, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं इसमें। बोलिए, आपको ये नहीं पूछेगा कि डैश पे बताइए पहला कंपाउंड कौन सा साल में खोज किया गया, ये नहीं पूछेगा आपसे, या कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया। लेकिन बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल तो यहाँ से पूछेगा आपसे। कौन सा सवाल पूछेगा आपसे? बताइए, आपसे जो सवाल पूछेगा, बोलेगा पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कौन सा? बताइए। बोलेंगे पोटेशियम ब्लू। एक यहाँ से याद रखना आपको जरूरी है। एक आपका जो है, समझिए कि बोर्ड की बात करें या कंपटीशन की बात करें, यहाँ से एक सवाल पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़े, चलिए आगे। अब देखिए, अब हम बात कर धीरे धीरे अपने मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मेरा सवाल यह है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते किसको हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग चैप्टर जो शुरू किए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड, आपसे कोई पूछ दे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसको हैं, कैसे पहचानेंगे? तो इससे पहले एक टॉपिक है एडिशन कंपाउंड। अगर वो टॉपिक आप अगर समझ में आ गया तो आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड समझाने से पहले हम कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? एडिशन कंपाउंड। देखिए कौन सा है? एडिशन कंपाउंड, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सारे किताब में देखिएगा लिखा रहता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखिए टॉपिक है एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये जो है, ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। किसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड? देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा, समझा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जान रहे हैं, देखिए नाम ही है एडिशन कंपाउंड। क्या नाम है इसका? एडिशन कंपाउंड। तो वैसा कंपाउंड जो बना होगा ऐड करने के बाद क्या ऐड किया होगा, देखिए एडिशन कंपाउंड का डिफिनेशन होता है कि दो या दो से अधिक, क्या बोले, दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं तो एक नए तरह का कंपाउंड मिलता है। फिर से बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं, मिलाना मतलब ऐड करते हैं तो एक नए तरह का कंपाउंड मिलता है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एडिशन कंपाउंड। अब बोलेंगे सिंपल सॉल्ट क्या है, तो आप जितने भी देखें, जैसे NaCl हो गया, K2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, जितने भी इस तरह के कंपाउंड देखे हैं इसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। तो देखिए हम ले रहे हैं, किसको बोला जाता है? एडिशन कंपाउंड। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इस मान लीजिए हम लेते हैं KCl, एक सिंपल सॉल्ट है ये, और लेते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी क्या है? ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, क्लियर। और इस पर जो है थोड़ा बहुत पानी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं। जैसे मिलाएंगे तो नए तरह का कंपाउंड मिलकर बनता है KCl MgCl2.6H2O। यहाँ देखिए KCl MgCl2.6H2O।
तो इस कंपाउंड को हमने देखिए, अगर ये आपको नहीं लिखेगा, आपको ये कंपाउंड दे देगा, बोलेगा एडिशन कंपाउंड है कि नहीं, बहुत आसानी से पहचान लीजिएगा। तो ये कंपाउंड देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे आप तो देखिए, एक ये कंपाउंड, एक ये कंपाउंड, मतलब एक सिंपल सॉल्ट ये और एक ये। तो हमने बोला दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं, तो देखिए दो सिंपल सॉल्ट मिलने के बाद ये कंपाउंड बना है, तो इसीलिए इसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। तो ये कैसा कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड। ये क्या है, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, ठीक है। क्यों एडिशन कंपाउंड बोले, कि कंपाउंड देख रहे हो साफ दिख रहा है कि ये जो है दो कंपाउंड से मिलकर बना है। दो कंपाउंड बोले, दो सिंपल सॉल्ट बोले, दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है, तो मैंने डिफिनेशन दिया है दो या दो से अधिक, तो दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है, इसलिए इसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। जो बच्चे बुक पढ़े होंगे या पहले से ये फार्मूला जानते होंगे, तो KCl MgCl2.6H2O को बोला जाता है, .6H2O को बोला जाता है कर्नालाइट। ये सब फार्मूला याद रखिएगा। आपसे पूछेगा KCl MgCl2.6H2O का नाम क्या है, तो बोलेंगे कर्नालाइट। कैसा कंपाउंड है, ये एडिशन कंपाउंड। क्यों बोले, क्योंकि दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है। कोई दिक्कत, तो हम लोग बोलेंगे कि एडिशन कंपाउंड कुछ और नहीं है, सिंपल एकदम याद रखिएगा। बोलेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट कहने का मतलब क्या है, वो भी जैसे आप कंपाउंड देते हैं NaCl, KCl, MgCl, तो ये सब जितने भी देख रहे हैं आप, तो ये सब क्या है, सिंपल सॉल्ट। तो बोलेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं और मिलाने के बाद एक नए तरह का कंपाउंड मिलता है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। तो मेरे ख्याल से एडिशन कंपाउंड में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो गया। क्लियर, लिखे डिफिनेशन, चलिए लिखते हैं। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए लिख रहे हैं, when two or more than two, दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, बोलेंगे when two or more than two simple salts are mixed in a fixed proportion by weight। मैंने लिखा है when two or more than two simple salts are mixed in a fixed proportion by weight, this type of compound called as, this type of compound called क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको, एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, बात क्या है, एक ही है। तो मैंने लिखा है कि वेन, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, एडिशन कंपाउंड मैंने बोला था आपको, बराबर लिखे वेन टू और मोर देन टू सिंपल सॉल्ट्स, तो बोलेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स को मिलाएं। जैसे यहाँ पर देखिए दो सिंपल सॉल्ट्स, दो भी ले सकते हैं, दो से अधिक भी ले सकते हैं, मिलाते हैं इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। ये वाला जो है टर्म को दिक्कत होता है, बोलता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि दो सॉल्ट को मिलाएं, लेकिन ये लिख रहे इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए बात। मैंने बोला दो सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं और यहाँ पे लिखे हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। जैसे सोचिए, जो भी आप दवा जब लेते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे उस पर जितने भी होते हैं केमिकल, उसके बगल में वेट लिखा रहता है। सारे कॉम्पोजिशन का क्या होता है, वेट लिखा रहता है। हर चीज़ का एक वेट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर सोडियम प्लस है तो वहाँ पे लिखा होगा 10 ml या 15 ml, इस तरह से लिखा रहता है। तो जिस तरह से हर कॉम्पोजिशन का वेट क्या होता है, एक फिक्स होता है, तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, मिक्स्ड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। मतलब जो सिंपल सॉल्ट आप मिला रहे हैं, अपने मन से जितना पाएंगे उतना नहीं मिला दीजिएगा। एक इसका क्या होना चाहिए, कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। वही बात है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। ऐसे कंपाउंड को बुलाते हैं, कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड। कौन सा बोलते हैं आपका, एडिशन कंपाउंड। क्लियर, क्या बोले आपको, एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है, तो लिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर टू टाइप्स। कितने तरह का होता है, दो तरह का। पहला ए में देखिए, एक है डबल सॉल्ट और दूसरा है आपका
कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन, बात सेम है, कम्प्लेक्स सॉल्ट, जो हमारा टॉपिक है देखिए यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मैंने क्लियर किया आपको एडिशन कंपाउंड किसको कहते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एडिशन कंपाउंड भी समझ में आ गया। एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है, डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट। अब किसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, कौन से एडिशन कंपाउंड को डबल सॉल्ट बोला जाता है, कौन से एडिशन कंपाउंड को कम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाएगा, वो हम आगे क्लियर करते हैं। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको समझने के बाद क्या करें, इसको राइट डाउन करें। सिर्फ जो है आगे जो है वीडियो मूवी की तरह देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोले, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद पहले समझें इसको, उसके बाद क्या करें, राइट डाउन करें, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको आगे मिटाते हैं। अब देखिए शुरू करते हैं डबल सॉल्ट। क्या लिख रहे हैं, डबल सॉल्ट। हम लोग अभी देखें कि एडिशन कंपाउंड को दो पार्ट में बांटे हैं, एक लिखे डबल सॉल्ट और दूसरा क्या लिखे, कम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर, एक लिखे डबल सॉल्ट और दूसरा क्या लिखे, कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ध्यान से देखें किस एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है डबल सॉल्ट, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी देखिए हम लोग अभी एग्जांपल लिए थे, आपको याद होगा इस तरह का एग्जांपल अभी लिए थे हम। ये तो बोले थे KCl ले लिए और MgCl2 को और साथ में पानी लेते हैं। पानी के बिना तो काम चलता ही नहीं है, जल ही जीवन है। KCl MgCl2 लिए, अब मिलाए तो अभी क्या बना था फॉर्मूला, KCl MgCl2.6H2O, यही था ना। अभी इसको क्या बोलते थे हम लोग, एडिशन कंपाउंड। क्या बोले थे इसको, एडिशन कंपाउंड, यही ना बोले थे। इसका नाम भी क्लियर किया, अभी नाम क्या क्लियर किए इसका, इसको बोले अभी हम लोग कर्नालाइट। अब सवाल यह है कि इस एडिशन कंपाउंड कि डबल सॉल्ट बोलेंगे या फिर कम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्लियर कीजिए, क्लियर करते हैं। ये क्लियर हो गया, एडिशन कंपाउंड है। आपको पता करना है कि एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट है या कम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो बहुत आसानी से पता कर लीजिएगा। ध्यान से देखें, तो इसको क्या करेंगे, ये जो एडिशन कंपाउंड इसको ले जाके पानी में डाल देंगे। पानी समझ रहे हैं ना, पानी समझ में आ रहा है ना, पानी में ले जाकर क्या करेंगे, डाल देंगे। जब पानी में ले जाके इसको डालिएगा तो ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ये कंपाउंड K+ में टूट जाएगा और ये क्या टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा और ये Mg क्या होगा आपको +2 में मिल जाएगा। जब इसको आप डालेंगे, कहाँ डालेंगे, पानी में जब ले जाकर आप डालिएगा तो डालने के बाद क्या हो गया, K+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, Mg2+ क्या हो गया, अलग हो जाएगा। मतलब एक तरह से बोला जाए कि ये एडिशन कंपाउंड को जब पानी में डालिएगा तो डालने के बाद K+ में टूट जाएगा, जितने भी आयन है सब अपने अपने आयन में टूट जाएगा। K+ में टूट गया, Cl- में टूट गया, Mg2+ में टूट गया, पानी तो है ही है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा एडिशन कंपाउंड, बहुत आसानी से समझ में आएगा, समझिए, वैसा एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद सारे आयन में ब्रेक कर जाता हो, ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलेंगे डबल सॉल्ट। मतलब क्लियर समझिए बात को, वैसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में अपने आइडेंटिटी को तो बरकरार रखता हो, मतलब सॉलिड अवस्था में अपने आप को तो डबल सॉल्ट वैसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड में क्या होता हो, अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता हो, बट जैसे ही वो पानी में जाएगा तो अपने आइडेंटिटी को क्या करता हो, लॉस कर देता हो। जैसे ये देखिए, अभी तो ये एडिशन कंपाउंड है, लेकिन अब ये पानी में जाने के बाद बिल्कुल सब अलग अलग हो गया, K+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, Mg2+ अलग हो गया। तो बोलेंगे सिंपल, वैसा एडिशन कंपाउंड, क्या बोलेंगे, वैसा एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद सारे आयन में, सारे कंस्टिट्यूएंट आयन, मतलब जितने आयन से मिलकर बना था, सारे कंस्टिट्यूएंट आयन्स अलग अलग हो जाए, ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है डबल सॉल्ट। तो बोलिए बताइए, सारे एडिशन कंपाउंड अलग, सारे कंस्टिट्यूएंट आयन अलग अलग हो जाएगा तो सबका टेस्ट मिल जाएगा। अगर इसको पानी में डालिएगा इस कंपाउंड को तो K+ का भी टेस्ट मिलेगा आपको, Cl- का भी आपको मिलेगा, Mg+2 का मिलेगा। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि वैसा एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद
सारा टेस्ट दे देता हो, तो वैसे एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डबल सॉल्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको डबल सॉल्ट के बारे में बोलेगा तो हमको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि जैसे हम देखेंगे एडिशन कंपाउंड को ले जाकर पानी में डाल देंगे, पानी में डालने के बाद सारे कंस्टिट्यूएंट आयन में अगर ब्रेक कर जाता है तो वैसे एडिशन कंपाउंड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। और क्लियर हो गया, सारे कंस्टिट्यूएंट आयन में अगर नहीं ब्रेक करता है, नहीं टूटेगा, तो वैसे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अंतर क्या है। तो बोलेंगे वैसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में अपने आप को आइडेंटिटी को मेंटेन रखता हो, लेकिन जैसे पानी में डालने के बाद, पानी हो या सोल्यूशन हो, पानी में डालने के बाद अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता हो, क्या करता हो, लॉस कर देता हो, ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। क्लियर? आप डिफिनेशन लिखते हैं, देखिए यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, लिखेंगे डोज एडिशन कंपाउंड, डोज एडिशन कंपाउंड those addition compound which retain identity in solid state but which lose identity, लूज बोले या लॉस बोले, बात क्या है सिम, लूज आइडेंटिटी इन वाटर, इन वाटर बोले या फिर सॉल्यूशन बोलिए, वाटर। मैंने लिखा कि दो वैसा एडिशन कंपाउंड विच रिटेन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को क्या करता है, रिटेन रखता है सॉलिड स्टेट में, बट विच लूज आइडेंटिटी इन वाटर या सोल्यूशन, सोल्यूशन में जाने क्या होता है, लूज करता है, एंड गिव, जैसी आइडेंटिटी को लॉस करेगा, एंड गिव टेस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस। देखिए बहुत आसानी से क्लियर होगा आपको। मैंने लिखा दो एडिशन कंपाउंड, वैसा एडिशन कंपाउंड जो रिटेन आइडेंटिटी, रिटेन मतलब होता है बरकरार, रिटेन का मतलब क्या होता है, हिंदी लिख लीजिएगा, रिटेन का मतलब होता है बरकरार, आइडेंटिटी मतलब अपना पहचान। वैसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में क्या करता हो, अपने पहचान को बरकरार रखता हो, मतलब अपने आइडेंटिटी को क्या करता हो, मेंटेन रखता हो, बट विच लूज आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देता हो, कहाँ जाने के बाद, वाटर में। ऐसे जैसी आइडेंटिटी को लॉस करेगा, सब आयन बिल्कुल अलग अलग आयन में टूट जाएगा, एंड गिव टेस्ट ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट आयंस, जितने आयन से मिलकर बना था, अगर सारा का अगर टेस्ट दे देता है तो ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है डबल सॉल्ट। बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता करना हो कि एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट है कि नहीं, तो कुछ मत कीजिए, उसको ले जाकर पानी में डाल दीजिए। क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए, सारे आयन में टूट जाएगा। जाहिर सी बात है कि सारे जब आयन में टूटेगा तो सारे आयन का टेस्ट दे दिया, सारे आयन का अगर टेस्ट दे दिया तो ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। क्लियर? और क्लियर हो गया। और जो सारे आयन को नहीं टेस्ट देगा, मतलब सारे आयन में जो नहीं टूटेगा, वैसे एडिशन कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो हमारा जो है मेन, इसी को आगे पढ़ना है, तो पहले लिखिए करते हैं। तो एडिशन कंपाउंड, तो ये एडिशन कंपाउंड है कि नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल। ये जो है आपका के प्लस का भी टेस्ट दे दिया, इसमें पोटासियम उसका भी टेस्ट दे दिया, Cl माइनस की भी टेस्ट दे दिया, Mg+2 के भी टेस्ट दे दिया, और Cl माइनस, मतलब जितने आयन से मिलकर बना था सारा का क्या किया, ये टेस्ट दे दिया। क्लियर? और लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। तो पहले इसको आप लोग उतारें, उतारने के बाद जो है समझ के जो है धीरे धीरे आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्लियर किया कि कौन सा एडिशन कंपाउंड को बोलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ये थे आपका कर्नालाइट। तो कर्नालाइट क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि डबल सॉल्ट है, तो बोलेंगे डबल सॉल्ट। अगला एग्जांपल, जैसे वो 1 नंबर होगा तो ये 2 नंबर। नाम सुने होंगे आप लोग, FeSO4
FeSO4 NH4 का होल 2SO4.6H2O। आप देखिए इस कंपाउंड को आप अगर कहीं देखे होंगे, ध्यान से रहिए, इस कंपाउंड को बोला जाता है मोहर सॉल्ट। क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या है बताइए तो? इस कंपाउंड का नाम क्या है? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट। देखिए ये एडिशन कंपाउंड तो बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि देखिए एक ये FeSO4 से मिलकर बना है, दूसरा क्या है? अमोनियम SO4 के मिलकर बना है, दो सॉल्ट से मिलकर बना है, इसलिए एडिशन कंपाउंड है। अभी इस एडिशन कंपाउंड जैसे हमको दिखा, हमको पता चल गया कि एडिशन कंपाउंड है। आपको भी चल रहा होगा, क्यों पता चला हमको? जैसे देख रहे हैं कि दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है, एक FeSO4 से मिलकर बना है और दूसरा क्या है? अमोनियम SO4। ठीक है, तो इसको बोला, इसका नाम याद रखिएगा, मोहर सॉल्ट। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप 12th पास करेंगे, ये कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ये। जब 12th पास करेंगे, अब वाइवा देने जाइएगा तो इसी तरह के सवाल बोलेगा आपको मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। तो आपको ध्यान में रखिए। देखिए FeSO4 अमोनियम SO4 देख रहे हैं, FeSO4 यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है। बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ आयरन है और यहाँ क्या है? अमोनियम है। तो बोलेंगे कि FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, मतलब जितना कर्नल लाइट में पानी रहता है उतना ही क्या होता है? मोहर सॉल्ट में है। अब इसको पता करना है कि डबल सॉल्ट है कि कम्प्लेक्स सॉल्ट है। देखिए ध्यान से देखिए, इसको ले जाकर हम पानी में डाल देते हैं। कहाँ ले जाकर डाल देते हैं? पानी में। तो पानी में जैसे ले जाकर डालिएगा ना, तो जिस कंपाउंड, जिस कंस्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बना वो टूट जाएगा। जैसे देखिए FeSO4, तो हम देख रहे हैं कि Fe+2 से मिलकर बना है, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि FeSO4 रहेगा तो सल्फेट में -2 होगा, तो इस पर क्या होगा? +2 हो जाएगा। जैसे पानी में डालिएगा तो Fe+2 अलग हो जाएगा, SO4 2- अलग हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है? NH4 को होल 2SO4। क्लियर है? जानी सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि टूटता, इसका बैलेंस यहाँ रहता है, इसका बैलेंस यहाँ रहता है, तो टूटेगा तो NH4 पर कितना हो जाएगा? 1+ और SO4 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? NH4+ का भी टेस्ट दे देगा और SO4 तो यहाँ पे है। तो जैसे पानी में डालिएगा ना, तो पानी में डालने के बाद आपको Fe आयरन +2 भी मिलेगा, SO4 पर 2- भी मिलेगा, NH4 का +2। तो जैसे पानी में डालेंगे तो जितने कंस्टिट्यूएंट आयन से, मतलब जितने आयन से मिलकर बना है, बताइए सबका टेस्ट देखने, इसका भी टेस्ट दे देगा, इसका भी टेस्ट दे देगा, इसका भी टेस्ट दे देगा। कैसे एडिशन कंपाउंड को कौन सा बोलिएगा बताइए? कम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे या डबल सॉल्ट बोलेंगे? तो बोलेंगे इसको डबल सॉल्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। आ रहा है समझ में? आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग एक नाम सुने होंगे डबल सॉल्ट के एग्जांपल जो है 3-4 जो इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको दे रहे हैं। कि अगर ध्यान रखते हैं तो आपको इससे ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही में काम चल जाएगा, चाहे कंपटीशन का हो या फिर बोर्ड का हो। आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे 9th-10th में, पोटास एलम, जिसको बोलते हैं फिटकिरी। याद होगा, फिटकिरी जो दाढ़ी बनाने में रगड़ते हैं, याद होगा? क्लियर? अब देखिए फिटकिरी का फॉर्मूला याद होगा आपको। तो देखिए फिटकिरी भी जो है ना एक तरह का डबल सॉल्ट है। फिटकिरी भी क्या है? डबल सॉल्ट। आपको 9th-10th में नहीं पढ़ाया गया होगा, ये 11th का चीज़, ये आपका 12th का चीज़ है, 10 के बाद का चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आपको याद होगा, अगर पढ़े होंगे आप, किताब से पढ़े होंगे, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि एलम्स आर डबल सॉल्ट। इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। देखिए एलम्स किसको बोलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एलम्स आर गुड एग्जाम्पल। गुड मतलब समझिए हैं, गुड एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के लिए एलम्स को जो है गुड एग्जाम्पल माना जाता है। क्या माना जाता है? गुड एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे लिखिए, अब देखिए एलम्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ डबल सॉल्ट। जनरल फॉर्म ऑफ एलम्स। देखिए एलम्स बहुत तरह का होता है, हम एक जनरल फॉर्म दे रहे हैं। अगर उस फार्मूला को, उस फ्रेम को अगर ध्यान में आप रख लिए
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी एलिमेंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और ये इम्पोर्टेंट है, जेई हो, नीट हो या फिर बोर्ड हो, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एलम का एक जनरल फॉर्म दे रहे हैं। अगर ये जनरल फॉर्म ध्यान रख लेंगे तो जितना भी एलम का होगा बहुत आसानी से पता कर लेंगे। ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं। आपको याद होगा पोटास एलम, कितने बच्चे को याद है? फॉर्मूला बोलिए, बताइए। पोटास एलम का आप मन में याद होगा, तो अगर याद होगा तो आप बोलेंगे पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको याद होगा क्या? बोलिए। आपको याद होगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .6H2O। याद कीजिए, आप ऐसे याद किए। पोटास एलम का फॉर्मूला, इसको बोला जाता है पोटास एलम। क्या बोला जाता है? पोटास एलम बोला जाता है इन्हें। तो K2SO4 Al2SO4.6H2O, इसको बोला जाता है पोटास एलम। तो ये देखिए कितना थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है। .6H2O नहीं, 24 याद होगा। क्या बोलते हैं? 24। एनसीईआरटी में भी देखिए ये फॉर्मूला लिखा होगा। देखिए K2SO4, तो पूछेगा आपसे पोटास एलम का K2SO4 Al2SO4.24H2O। देखिए है क्या, क्यों हम बोले आपको कि वाइवा में जब जाएंगे आप, जैसे 12th पास करेंगे, तो मैं भी आपसे पूछेगा कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है। तो ये क्यों बोले कि देखिए, क्योंकि आप लोग तो अभी 10th पास किए हैं और 11th और 12th में इस बार एग्ज़ाम देंगे आप लोग। तो आप लोग एक बार या फिर 12th का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। तो जब 12th का एग्ज़ाम जब होता है तो एक प्रैक्टिकल जो है एक चैप्टर होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो वहाँ पे एक होता है वाइवा, आपको पता होगा। वाइवा के लिए अलग से जो है अगले दूसरे कॉलेज से प्रोफेसर आते हैं। तो मेरा भी जो है जब पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका था, जब पार्ट 3 चल रहा था, तो जब वाइवा की बात आया तो लगभग 150 बच्चे का जो है हम लोग प्रैक्टिकल दे रहे थे। जब वाइवा देने के बाद आया, जानते ही आप लोग ग्रेजुएशन में जो है बहुत कम ही बच्चे जो है पढ़ कर एग्जाम देते होंगे। जैसे होंगे आप देखते होंगे गांव देहात में देखते होंगे, बिना पढ़े जो है गाइड लिए और जाके जो है आराम से छाप देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसी वाइवा का जैसी नाम लेते हैं कि वाइवा पूछे, वाइवा में क्योंकि सामने से कौन बात होती है, सामने सर क्वेश्चन करेंगे, आपको जवाब देना होगा। तो वाइवा जैसी के लिए बुलाया जाता है तो अधिकांश बच्चे घबरा जाते हैं, जल्दी जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो पढ़ के आए नहीं हैं, सब तो चोरी करके एग्जाम दिए हैं। तो जैसे ही बोला गया कि वाइवा है, इसमें से कोई एक बच्चे आइए, तो 150 बच्चे में से एक भी बच्चे जो है उठ नहीं पाए, मतलब जाने के लिए तैयार नहीं हो। ये देख रहे थे कि अगला बच्चा अगर जाएगा तो पूछेगा तो उस हिसाब से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अगला बच्चा जाएगा, जब सवाल पूछेंगे तो क्या हो जाता है, आपका माइंड सेट हो जाता है कि इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई भी डरता है, मैं भी थोड़ा, क्योंकि मैं जान रहा था फिर भी मैं डर रहा था, लेकिन कोई जब गया नहीं तो मैं जो है वाइवा देने के लिए गए। सर सामने बैठे हुए थे और पहला ही सवाल जो पूछे कि बताओ ग्रेजुएशन के मतलब क्या होता है। सवाल था ये, वाइवा में जब गिरने गए तो सवाल था ये, ग्रेजुएशन के मतलब क्या है। तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे ही अगर कोई सारा खड़ा करते हैं तो आपका भी जो क्या है, थोड़ा सा बीपी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, मतलब जो है थोड़ा सा जो है प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम जो है बोल दिए ग्रेजुएशन का मतलब होता है स्नातक। ग्रेजुएशन के मतलब स्नातक जो हम बताएं वो मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या है, मतलब ग्रेजुएशन को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया स्नातक। और मुझे एक समय याद भी नहीं था ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है वो पद को बोला जाता है, मुझे याद नहीं था। तो जो सामने प्रोफेसर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि बताओ तुम ग्रेजुएशन पार्ट 3 पास करने वाले हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पास कर, पार्ट 3 पास करने वाले हो, और तुमको ग्रेजुएशन का मतलब नहीं याद है। और मुझे भी थोड़ा सा वहाँ पे अंदर से लगा कि था ध्यान, लेकिन वहाँ पे से जो है माइंड से जो है निकल गया था, स्लिप कर गया था। बाद में फिर याद आया जब सब बताया। तो अब देखिए जैसी ग्रेजुएशन का मतलब बोला तो उसके बाद जो है सर बोलेंगे जब एक ही तुमको, जब ग्रेजुएशन का मतलब नहीं हो याद है, इसको मीनिंग तुमको पता नहीं है, तो इसका मतलब है तो कुछ नहीं जानता होगा। बोले ठीक है जाओ। तो मैं सर से बोला कि सर और भी तो क्वेश्चन कीजिए। बोले सर किसी और क्वेश्चन कीजिए सर, ज़रूर बताएंगे। तो पहला जो है उसके एलम्स के वो जो हम बताएं ग्रेजुएशन के बाद दूसरा क्वेश्चन तब पूछे थे पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने बोला सर पोटास एलम का फॉर्मूला बताएं या उसका जनरल फॉर्म बताएं, क्योंकि जनरल फॉर्म बता दीजिएगा तो जितने भी एलम्स है सब डिफाइंड हो जाएगा। मैंने बताया और लगातार 9 सवाल किए, मतलब ग्रेजुएशन के लेकर 10 सवाल किए, 9 सवाल किए, जिसमें से मैंने जो है ग्रेजुएशन और एक और जवाब नहीं दिया, मैंने आर्ट का जवाब दे दिया। तो सर जो है खुश हुए, लेकिन बोले कि उसके बाद
थोड़ा सा जिस चीज़ का तैयारी करें, क्योंकि याद रखिएगा भाई भाई या फिर कोई भी याद रखिएगा, जब आप जो है इंटरव्यू देने जाएंगे तो कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, जिस चीज़ का आप तैयारी करें उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हो गया, तो वहाँ जब बताएं तो फिर जो है सर बोलें कि आपसे जो है थोड़ा ग्रेजुएशन का मीनिंग पता कर लो, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। अब देखिए जितने भी बच्चे थे वो जो आज के मोबाइल का ज़माना है, डिक्शनरी का ज़माना है, उस वक्त क्या हुआ, ग्रेजुएशन के मतलब देखना शुरू किए। जो भी गया पूछे ग्रेजुएशन का मतलब क्या है तो बोल दिया प्रतिष्ठित, ठीक है पास। 2-3 को बच्चा इसी तरह से बताते नहीं लगा, सर को पता चल गया इन लोग भी है कोई ना कोई गेम खेल रहा है। फिर उसी तरह से सवाल चेंज बदलते चला गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाइबा में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला पोटास एलम, तो हम एक जनरल फॉर्म दे रहे हैं, आज के बाद एलम से रिलेटेड जो भी फार्मूला होगा आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं M2SO4 X2SO4 का होल थ्राइस .24 मोल वाटर। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, ये जनरल फॉर्म है। मैंने लिखा है M2SO4 X2SO4.24 मोल वाटर, क्योंकि देखिए एक तो एडिशन कंपाउंड है, हम देख रहे हैं क्यों एडिशन कंपाउंड है, एक ये सॉल्ट है एक ये सॉल्ट है, दो या दो से अधिक मिलकर बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तो बोलते हैं उसको एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड में डबल सॉल्ट है कि नहीं क्लियर करेंगे अभी आगे। देखिए तो देखिए इस फार्मूला में एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है M2SO4 X2SO4.24 H2O। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ SO4 मतलब हम लोग जानते हैं ये वाला कटायन है, ये वाला एनायन है, ये कटायन ये एनायन है, क्योंकि M2SO4 जब होगा जाहिर सी बात है कि ये +2 है तो ये क्या होगा, ये आपका ये प्लस में होगा, और इसका वैलेंसी यहाँ तो ये -2 हो गया तो इसका वैलेंसी क्या होगा +1 होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1। उसी तरह से इसका वैलेंसी जाएगा तो -2 और इसका वैलेंसी क्या हो गया +3, मतलब +1 है। M पर कितना चार्ज है, M की जगह कुछ भी होगा तो क्या होगा +1 होगा। +1 वाले को बोलते हैं मोनोवैलेंट, क्या बोलेंगे मोनोवैलेंट कटायन, क्या बोलेंगे मोनोवैलेंट कटायन। कौन कौन हो सकता है मोनोवैलेंट, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको याद होगा सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, सीजियम प्लस, अमोनियम प्लस, लिथियम प्लस मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि इनसोल्यूबल होता है इन वाटर में, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर में क्या होता है इनसोल्यूबल होता है। लिथियम प्लस लेंगे तो ये फार्मूला पे ये फिर क्या गलत हो जाएगा। तो आप देखिएगा मोनोवैलेंट के रूप में आप जनरली आपको पोटासियम प्लस मिलेगा, सोडियम प्लस मिलेगा, सीजियम प्लस है, अमोनियम प्लस। +1 है इसलिए नाम क्या दिए +1 चार्ज है इसलिए क्या बोले इसको मोनोवैलेंट कटायन। अब यहाँ पे भी देखिए x की जगह पर क्या होगा, x क्या है यहाँ पे आपको ट्राईवैलेंट कटायन, मतलब x की जगह पर कैसा लेना पड़ेगा वैसा लेना पड़ेगा, वैसा आयन लेना पड़ेगा जिस पर क्या हो +3 चार्ज हो। तो +3 किस चार्ज किस वजह से होता है याद रख बताइए कुछ, तो बोलेंगे सर अल्युमिनियम +3 होता है, क्रोमियम +3 होता है, मैग्नीज +3 होता है, मैग्नीज +3 होता है, आपका आयरन +3 होता है, स्केडियम +3 होता है, बहुत सारा जो भी +3 है। बोलेंगे सर लैंथेनम +3 होता है, तो लेंथनम +3 लेंगे तो गलत हो जाए, क्यों कि ये भी इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ये क्या होता है इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होता है इनसोल्यूबल। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये ध्यान में आप रख लें तो बहुत आसान होगी। जनरल फार्मूला याद रख लीजिए आप। देखिए हम कैसे याद रखते हैं, हम लोग जानते हैं M2SO4 X2SO4, यहाँ भी SO4 होगा यहाँ भी SO4 होगा, और यहाँ पे M की जगह पर मोनोवैलेंट कोई भी ले सकते हैं जो यहाँ पर रखे हैं, और यहाँ पे X की जगह पर क्या ले सकते हैं आप ट्राईवैलेंट। तो ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है किसका जनरल फॉर्म एलम का। एलम का क्या है ये जनरल फॉर्म है। अगर ये याद रख लिए तो आपको जो है आगे एलम के बारे में
कोई भी अगर रहेगा एलएम से रिलेटेड फार्मूला तो बहुत आसानी से आप फार्मूला को बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे फार्मूला याद रखना थोड़ा सा टफ होता है। देखिए, तो मुझे जनरल फॉर्म याद है क्या, मुझे जैसे बोला था एलएम्स का, तो मैं जनरल फॉर्म वहाँ पे दिया था M2SO4 X2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। वहाँ पे बोला था M क्या है, मोनोवैलेंट कटायन, कोई भी हो सकता है, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस। उसी तरह से X क्या है यहाँ पे, ट्राइवैलेंट है, अल्मोनियम प्लस 3 हो सकता है, क्रोमियम प्लस 3 हो सकता है, मैग्नीक प्लस 3 हो सकता है, आयरन प्लस 3 हो सकता है, स्केरियम प्लस 3 हो सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो आपको समझ में आ गया, जनरल फॉर्म याद हुआ आपको, M2SO4 X2SO4 का होल 3 24H2O। हम देते हैं कुछ फार्मूला, आपको बताना है, आप बहुत सारा इसमें से याद होगा, देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। जैसे हम लेते हैं, देखिए एम की जगह पर हम लिए के प्लस, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ले रहे हैं, पहला के प्लस, ठीक है, के ले लिए पोटासियम, मोनोवैलेंट की जगह पर के और बाकी सब वही रहेगा K2SO4। यहाँ पे एक्स की जगह पर लिख लिए अल्मोनियम प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 अल्मोनियम ले लिए, और उसके बाद बाकी सब तो वही रहेगा Al2SO4 का होल 3 K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24 वाटर। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सब वैसे ही है, एम की जगह पर यहाँ पोटासियम ले लिया, और एक्स की कोई भी ट्राइवैलेंट ले सकते हैं, यहाँ पे अल्मोनियम है। तो आपसे ये फार्मूला पूछेगा तो ये तो जैसे देखेंगे जनरल फॉर्म है, तो जैसे देखेंगे तो आप इसको क्या बोलेगा एलम है, क्या बोलिएगा एलम, क्योंकि जनरल फॉर्म है एलम का। लेकिन इसका नाम क्या है आपको याद होगा, पोटासियम, इसलिए बोला जाता है इसको पोटास एलम। क्या बोला जाता है इसको, पोटास एलम। और यही फार्मूला है किसका, फिटकिरी जो दाढ़ी बनाने में वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, पोटासियम। देखिए आगे हम थोड़ा सा 2-3 को आपको फार्मूला दे रहे हैं, बाकी कैसे ध्यान रखेंगे, ये एलम तो बोले समझ में आ रहा है सर, पोटास क्यों लिखो, क्योंकि यहाँ पर पोटासियम है। यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, Na2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। एलएम तो है क्योंकि जनरल फॉर्म पे बैठा है। देखिए यहाँ पे एम की जगह पर मोनोवैलेंट सोडियम प्लस है, मोनोवैलेंट है, एक्स की जगह पर क्या है अल्मोनियम प्लस 3 है, क्या है प्लस 3 है। तो ये एलम्स है, इसको बोला जाता है सोडा एलम। सोडियम से क्या बनाइए, सोडा एलम, सोडा एलम। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखें एम की जगह पर हम लिख सकते हैं सोडियम प्लस, तो यहाँ पे लेते हैं NH4 प्लस, NH4 का होल 2 SO4 Al2SO4 का होल 3 24 मोल वाटर। तो देखिए जनरल फॉर्म में किसका एलम, लेकिन एलम में भी नाम क्या हो गया अमोनियम से। NH4 क्या होता है अमोनियम, तो अमोनियम NH4 प्लस को बोला जाता है अमोनियम, इसको बोला जाता है अमोनियम एलम। क्या बोलेंगे अमोनियम एलम। कोई दिक्कत, धीरे धीरे आगे देखिए लिख रहे हैं NH4 का होल 2 SO4 और यहाँ पे लिखते हैं अल्मोनियम की जगह पे आप कोई ट्राइवैलेंट ऑल एक से लेते हैं, बहुत सारा ट्राइवैलेंट है। तो अल्मोनियम की जगह पे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे Cr2 SO4 का होल 3 .24 H2O। तो देखिए ध्यान से देखिएगा आप, तो अगर ध्यान से देखेंगे जनरल फॉर्म एलम तो है, इस बार हम अमोनियम एलम नहीं बोलेंगे, इसको बार बोलेंगे क्रोम एलम। क्या बोलेंगे इसको, क्रोम एलम। आप बोलेंगे सर, कभी आप बोल दे रहे हैं जैसे इसके जगह पर अमोनियम के नाम पे अमोनियम एलम रखे थे, यहाँ पे अमोनियम है तो अमोनियम नहीं क्रोमियम के यहाँ पे क्रोम एलम बोल दिए। क्यों, हम कैसे याद रखते हैं, देखिए एलियम के नाम याद रखना बहुत आसान है। खेलिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। अगर हम बात करें तो दो चीजें यहाँ पे, मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट। याद रखिएगा ट्राइवैलेंट के रूप में
क्या याद रखने के लिए बोल रहे हैं? ट्राइवेलेंट के रूप में अल्युमिनियम रहे। कौन रहे? अल्युमिनियम रहे, मतलब अल्युमिनियम परस्थिति, अल्युमिनियम पर जानते हैं परस्थिति चार्ज होता है, अल्युमिनियम रहे। ट्राइवेलेंट के रूप में कौन रहे? अल्युमिनियम अगर रहेगा, देखिए कहाँ पे गया अल्युमिनियम, अल्युमिनियम रहेगा तो याद रखिएगा एलम का नाम जो होता है मोनोवैलेंट के आधार पर लिखेंगे। फिर से बोल रहे हैं, दो चीज आपके पास है, एक मोनोवैलेंट है, एक क्या है? ट्राइवेलेंट है। तो एलम ट्राइवेलेंट के जगह पर अल्युमिनियम रहेगा तो मोनोवैलेंट का नाम किसके आधार पर लिखेंगे? किसके आधार पर लिखेंगे? सॉरी, एलम का नाम किसके आधार पर लिखेंगे? मोनोवैलेंट के आधार पर। जैसे देखिए अल्युमिनियम है इसीलिए मोनोवैलेंट के आधार पर लिख दिए सोडा एलम। यहाँ पे देखिए ट्राइवेलेंट में अल्युमिनियम है तो क्या ये मोनोवैलेंट के आधार पर लिखे अमोनियम एलम कर दिए। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूला में तो यहाँ पे ट्राइवेलेंट क्या है? अल्युमिनियम नहीं है, क्या है? क्रोमियम। तो याद रखिएगा ट्राइवेलेंट के रूप में अल्युमिनियम के अलावा कोई और रहे, अल्युमिनियम के अलावा कोई और रहे तो याद रखिएगा नाम ट्राइवेलेंट के आधार पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर अल्युमिनियम नहीं है, क्रोमियम, इसलिए बोल दिए क्रोम एलम। इसको नोट डाउन कर लिया, एकदम लिख लीजिए आप, इसको लिखें आप लोग जो बोल रहे हैं लिखिए। याद रखिएगा अगर ट्राइवेलेंट के जगह पर अल्युमिनियम रहेगा तो एलम का नाम मोनोवैलेंट के आधार पर लिखेंगे। फिर से लिखिए, अगर ट्राइवेलेंट के जगह पे अल्युमिनियम रहेगा तो नाम किसके आधार पर लिखेंगे? मोनोवैलेंट के आधार पर लिखेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? वही अगर ट्राइवेलेंट के जगह पर अल्युमिनियम के अलावा कोई और रहेगा तो एलम का नाम जो लिखा जाता है किसके आधार पर लिखा जाएगा? किसके आधार पर लिखा जाएगा? बोलिए फिर से, ट्राइवेलेंट के आधार पर लिखेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। फिर से बोल रहे हैं मोनोवैलेंट, अगर एलम का नाम आपको ध्यान में रखना हो तो याद रखिएगा ट्राइवेलेंट के जगह पे अल्युमिनियम रखेगा तो मोनोवैलेंट के आधार पर लिखें। जैसे यहाँ पर देखिए पोटास एलम में अल्युमिनियम है ट्राइवेलेंट में तो इसके मोनोवैलेंट के आधार पर रख दिए, तो मोनोवैलेंट में कौन है? पोटासियम, इसलिए पोटासियम बोल दिए। यहाँ पे देखिए ट्राइवेलेंट में अल्युमिनियम है तो मोनोवैलेंट के आधार पर रखेंगे, सोडियम है इसलिए सोडा एलम लिख दिए। यहाँ पर ट्राइवेलेंट अल्युमिनियम है तो किसके आधार पर लिखेंगे? मोनोवैलेंट, तो अमोनियम है इसलिए अमोनियम एलम लिख दिए। लेकिन यहाँ पर ट्राइवेलेंट अल्युमिनियम नहीं है, कौन है बताइए? बोलेंगे सर क्रोमियम है, इसलिए क्रोमियम ट्राइवेलेंट में अल्युमिनियम के अलावा कोई और रहे तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे बोलेंगे किसके आधार पर लिखेंगे? ट्राइवेलेंट। तो क्रोमियम को क्रोम एलम। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से डबल सॉल्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डबल सॉल्ट कुछ और नहीं है, वैसा एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने के बाद सारा आयन में टूट जाता हो, ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोलते हैं डबल सॉल्ट। अगर इतना ध्यान आप मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो अभी तक जो समझाए हैं बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तब दूसरा देखिए एडिशन कंपाउंड, दूसरा कौन है? कम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा है? कम्प्लेक्स सॉल्ट। अभी जो बताया था उसको हिंदी में लिख लीजिएगा, एलएम्स का जनरल फार्मूला क्या होता है और नाम कैसे लिखा जाता है। अब लिखते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट। आते हैं एडिशन का दूसरा टाइप सा कम्प्लेक्स सॉल्ट। कम्प्लेक्स सॉल्ट बोले या कोऑर्डिनेशन, दोनों बात क्या है? कम्प्लेक्स बोले या कोऑर्डिनेशन बोले, बात क्या है? सेम है। कोई दिक्कत? कम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो गया, तो बड़ा सिंपल है, अभी क्लियर किए थे। कंपाउंड को बोला जाता है कम्प्लेक्स सॉल्ट। फिर से बोले वैसा एडिशन कंपाउंड जो अपने ये सॉलिड स्टेट में तो अपने आप को मेंटेन रखता हो आइडेंटिटी, लेकिन पानी में जाने के बाद सारे आयन में नहीं टूटता हो तो हम क्या बोलेंगे? इसको कम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, जो सारे आयन में टूट जाएगा तो डबल सॉल्ट, और कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा, मतलब सारे में नहीं टूटेगा, मतलब सारे आयन का टेस्ट नहीं देगा, तो ऐसे को बोला जाता है कम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सिंपल हम ऐसे ध्यान रखते हैं, सारा आयन अगर ब्रेक कर गया पानी में तो हो जाएगा डबल, और सारा नहीं टूटेगा तो कौन हो जाएगा? कम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर? आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए FeCN का इक्वल टू एक सिंपल सॉल्ट है और दूसरा लिए KCN, अब मिलाते हैं तो बनता है, देखिए K4FeCN का होल 6। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6 साइनाइड है और 4 पोटेशियम है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि दो सिंपल सॉल्ट को मिलाएं FeCN2 और एक KCN,
अब मिलाने के बाद एक नए तरह का कंपाउंड तैयार हुआ K4FeCN का होल 6। ये तो एडिशन कंपाउंड है, ये दो सिंपल सॉल्ट से मिला है। क्लियर है, ये एडिशन कंपाउंड आपको पता चल रहा है एडिशन कंपाउंड है। अब एडिशन में कौन सा डबल है या कॉम्प्लेक्स वो क्लियर कर रहे हैं। जैसे इसको मैं प्यारे बच्चों पानी में डालिएगा ना, कहाँ डालेंगे ले जाकर पानी में, तो पानी में डालिएगा तो जैसे आपको लग रहा होगा सर कि K प्लस में टूटेगा, यहाँ पे आयरन +2 में टूटेगा, आपको लग रहा होगा यहाँ पे Cn माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब पानी में डालिएगा तो K प्लस में तो टूटता है, लेकिन आयरन +2 और Cn माइनस में ब्रेक नहीं करता है। मतलब याद रखेंगे आगे यही तो है। अब हम लोग का यहाँ से शुरू हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, हमारा जो टॉपिक है यहीं से आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। वो डबल सॉल्ट वगैरह तो था, लेकिन ये हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब जो हम लोग को पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोई दिक्कत। हम लोग बोले कि जैसे ही पानी में डालें तो K प्लस में टूटा, Fe+2 और Cn माइनस में नहीं मिलेगा। मतलब सारे आयन में टूटा, K प्लस तो आप आयन का टेस्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे आयरन +2 में भी है, आयरन +2 और Cn -1 में है। तो आप बोलेंगे कि सर +2 और -1 कैसे लिखे, तो आगे हम क्लियर करेंगे इस पर। ठीक है, बस इतना याद रखिए यहाँ पे आयरन +2 और Cn माइनस, तो पानी में डालने के बाद आयरन +2 में टूटना चाहिए और Cn माइनस में। लेकिन देखा गया सिर्फ जो है K प्लस में टूटता है, बाकी Fe+2 और Cn माइनस में Cn -1 में नहीं टूटता है। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो देख रहे हैं ना आप ध्यान से देखें, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये जो ब्रैकेट होता है याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर वाला आयन में टूटता है, ब्रैकेट के अंदर जो हो चला जाता है वो कभी नहीं टूटेगा। याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर वाला इधर हो या इधर टूटेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला कभी भी आयन में नहीं निकलता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हम लोग बोलेंगे कि सारा आयन का टेस्ट नहीं देता है, तो ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो बताइए ये जब डालेंगे तो हम लोग जानते हैं पोटासियम पर क्या होता है, +1 होता है। ऐसे तोड़ेंगे तो +1 होता है, ये ऐसे तोड़िए, हम लोग जानते हैं इसका बैलेंसी यहाँ, इसका बैलेंसी यहाँ। कैसे तोड़ा जाता है आगे हम सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको तोड़ना हो तो देखिए कैसे हम तोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए हम लोग जानते हैं ये पूरा ब्रैकेट के साथ जो होता है उसको एक मानेंगे। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं Na2SO4, तो ये एक हो जाता है, ये एक हो जाता है। तो ये पोटासियम वाला अगर प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। इधर वाला कटायन होगा तो इधर वाला क्या होगा, एनायन। क्लियर, हम लोग जानते हैं लेफ्ट वाला क्या होता है कटायन, दूसरा वाला एनायन। तो ये पूरा एक हो गया, ये एक। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि जब भी आयनिक ये बना हुआ कंपाउंड तो इसका वैलेंसी यहाँ गया होगा और इसका वैलेंसी यहाँ आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो इसको तोड़ेंगे कैसे लिखेंगे, वैलेंसी यहाँ चला जाता है तो K प्लस, और पीछे वाला क्या होता है आगे आ जाता है। उसी तरह से इसका ये बताइए, ये इसका बताइए, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए ये वाला अगर बात करें तो देखिए इसका बैलेंसी यहाँ चला जाएगा, तो इसका बैलेंसी चला जाएगा तो क्या होगा FeCN का होल 6 पर 4-। ठीक है, अब पीछे वाला, पीछे कुछ नहीं 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कोई दिक्कत। आयन में तोड़ने के बाद देखिए काउंटर बैलेंस हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे टोटल 4 माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस। क्लियर, कैसे तोड़े तो देखिए यहाँ पे याद होगा आपको, जैसे हम लोग लिखे थे, हम लिखें तो आपको याद होगा जब हाँ आयनिक कंपाउंड में तोड़े थे तो कैसे तोड़े थे, याद है आप लोग को, बोलिए। जैसे आपको याद होगा, जैसे हम लेते हैं Al2O3, इसका वैलेंसी यहाँ चला आता है और इसका वैलेंसी यहाँ चला जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये कंपाउंड जब बना होगा तो ये वैलेंसी यहाँ गया होगा और इसका वैलेंसी यहाँ गया होगा। ठीक है, तो जब तोड़ने जाते हैं तो जिसका जो वैलेंसी ले लेगा, तो अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दिया अल्युमिनियम पे +3, और पीछे वाला क्या होगा आगे आ जाएगा। उसी तरह से इसका बैलेंस, ऑक्सीजन का वैलेंसी कौन है 2 वाला है, तो बोलेंगे इधर हम लोग जानते हैं इधर वाला एनायन होता है -2, इधर क्या हो गया 3। अब देखिए बैलेंस होना चाहिए, जितना माइनस उतना ही प्लस होना चाहिए। देखिए 3 दूनी 6 माइनस है, यहाँ देखिए एक अल्युमिनियम पे +3, 2 पे क्या होगा 6 प्लस। तो यहाँ पे वैसे ही किए, कुछ नहीं किए। तो ये देखिए ये कंपाउंड जो बना होगा तो इसका वैलेंसी ये वाला होगा और इसका वैलेंसी यहाँ वाला होगा, क्योंकि ये पूरा जो है होता है एक माना जाता है। क्लियर, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो देखिए इसका यहाँ गया K प्लस, पीछे वाला आगे आ गया। देखिए इसका बैलेंस यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ 4- चला गया, और आगे कुछ क्या है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जब तोड़िएगा तो इस तरह से टूटेगा,
क्या होगा, इस तरह से टूटेगा। तो क्लियर हो गया आपको कि इस तरह से टूटेगा, इसका मतलब है कि आयरन प्लस 2 मिलेगा आपको नहीं, Cl माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रेक नहीं करता है। तो डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, वैसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, साथ साथ क्या होता है और एक्वा सोल्यूशन में मेंटेन रखता हो, ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताइए। तो बोलेंगे ऐसे को बोलेंगे डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। तो क्लियर हो गया आप लोग को, वैसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट के साथ साथ पानी में भी अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता हो, वैसे एडिशन कंपाउंड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। लिख रहे हैं यहाँ पर डिफिनेशन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तोड़े हैं ये सब सिखाए थे स्ट्रक्चर और पैटर्न में, कॉपी वहाँ पे जाकर खोल सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बात की थी। और हर बात को बार बार जो है एक्सप्लेन करना संभव भी नहीं है, लेकिन ये बात वहाँ पर सिखाएं, फिर हम बेसिक चीज़, जब भी आयन कोई भी कंपाउंड जब टूटता है तो वैलेंसी का जो है इसका ये हम लोग जानते हैं कि इसका वैलेंसी यहाँ होता है, इसका वैलेंसी यहाँ होता है। जब भी टूटे हुआ तो अपना अपना वैलेंसी ले लेगा, पीछे वाला आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत। लिख रहे देखिए, दोज एडिशन कंपाउंड which retain identity in solid state, सॉलिड में तो रखता ही है, as well as in वाटर बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, this addition compound called as क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। फिर से देखिए क्लियर कर रहे हैं, वैसा एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड में अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखता ही है, साथ साथ पानी में भी रखता हो, तो वैसे एडिशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मैंने देखिए लिखा है, दोज एडिशन कंपाउंड विच रिटेन आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, कहाँ, सॉलिड स्टेट, और साथ साथ कहाँ रखता है बताइए तो, एज वेल एज इन वाटर, पानी में रहता है, ऐसे एडिशन कंपाउंड को बोला जाता है, कौन सा बोलते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर हो गया आपको, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपको देखने में ही लग रहा होगा क्लियर। तो हम लोग बोलेंगे कि तोड़ने आ गया होगा, तोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो फिर से बोलिए, क्लियर कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि जब भी टूटता है तो अपना अपना वैलेंसी लेके चला जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा एक साथ रहता है ब्रैकेट वाला, ई वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये बना होगा तो इसका वैलेंसी यहाँ आया होगा, इसका वैलेंसी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 को दिखाने में कोई फायदा है नहीं। जब टूटता है तो अपना अपना वैलेंसी लेके चला जाता है। तो देखिए, तो इसका वैलेंसी 1 है, तो इसलिए 1, अब पीछे वाला क्या हो जाता है, आगे हो जाता है। इसका वैलेंसी यहाँ वाला है तो यहाँ 4 माइनस, और ये पीछे वाला क्या होगा, आगे तो पीछे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इधर प्लस, इधर क्या हो गया माइनस। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो कभी भी टूटेगा नहीं। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं NiNH3 का ऑल 6SO4। ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, बीच दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है क्या। जैसे आप लोग सिंपल कंपाउंड जैसे दिखते थे Na2SO4 K2SO4 इस तरह के दिख रहा है, नहीं, कॉम्प्लेक्स है, ब्रैकेट में है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जिसको पानी में डालिएगा ना मेरे बच्चों, जब पानी में डालिएगा तो बताइए ये वाला टूटेगा आयन, नहीं टूटेगा, ये वाला तो निकलेगा नहीं। तो अगर कोई लिखे यहाँ पे कि बताइए निकल +2 NH3 और SO4 पर 2 माइनस, तो ये देगा कि नहीं, निकल +2 को देगा, क्योंकि ब्रैकेट के जो अंदर हो तो बाहर
नहीं निकालता, याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर बाहर नहीं, इसका टेस्ट तो नहीं देगा। NH3 का टेस्ट देगा, नहीं देगा। हाँ, बाहर वाला आयन में टूट जाता है, तो ये क्योंकि बाहर वाला तो वही आयन में टूटेगा, ब्रैकेट के अंदर वाला आयन में नहीं टूटेगा। कैसे इसको तोड़ा जाता है आगे हम लोग क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों। अभी यहाँ पे सिर्फ हमको समझाने का पर्पस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए, तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा और मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक अगला जो है टॉपिक हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बात क्या है की है। जैसे मान लिया अभी हम लिखे थे K4FeCN का होल 6, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये पानी में डालेंगे तो ये सारा आयन का टेस्ट नहीं देगा, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोई दिक्कत, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के दो ही होगा, एक या तो ब्रैकेट के अंदर होगा या ब्रैकेट के बाहर होगा। तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है या तो इधर रहे या उधर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ब्रैकेट के जो बाहर होता है उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर आयन, या कई बुक में इसको लिखा जाता है सिंपल आयन। क्लियर, ब्रैकेट से बाहर कोई आपसे पूछे कि बताइए ये वाला क्या है, तो इसको बोलिएगा काउंटर आयन। क्या बोला जाता है इसको, काउंटर आयन या फिर सिंपल आयन। क्लियर, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रैकेट तो क्लियर हो गया। ब्रैकेट के अंदर दो चीज, एक आयरन देख रहे हैं दिशासाइनाइड, तो ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज होता है। या देखिए, ये जो मेटल जो देख रहे हैं, आयरन क्या है, मेटल, तो जो मेटल है उसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। न्यूट्रल रहेगा तो बोलेंगे सेंट्रल एटम, और चार्ज में रहेगा तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेंट्रल आयन। आइए देखें, ये क्लियर हो गया। तो सेंट्रल एटम के बाद जो रहता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे Cn माइनस, यहाँ पे जो Cn माइनस, इसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको, लिगेंड। और जो लिगेंड का संख्या देख रहा है, देखिए यहाँ पे 4 5 6, जो यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरे ख्याल से कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल बोलेंगे कि बाहर वाला होगा उसको काउंटर आयन, क्योंकि बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोला जाता है काउंटर आयन या फिर सिंपल आयन। एक एक करके धीरे धीरे आगे बिल्कुल पता चलते जाएगा आपको। तो देखिए, इसको बोलेंगे काउंटर आयन या फिर इसको बोलेंगे सिंपल आयन। ब्रैकेट वाला को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज होगा, एक होता है सेंट्रल एटम और दूसरा क्या होता है, लिगेंड। सेंट्रल एटम और दूसरा क्या होता है, लिगेंड। तो मेटल में जो रहेगा उसको बोलेंगे सेंट्रल, न्यूट्रल रहेगा तो एटम, सेंट्रल एटम, और चार्ज में रहेगा सेंट्रल आयन। ठीक है, और सेंट्रल एटम के बाद जो रहता है उसको बोला जाता है लिगेंड। क्या बोला जाता है, लिगेंड। और जो संख्या रहेगा लिगेंड को उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, इसको बोलेंगे काउंटर आयन, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जितने हम यहाँ पे समझाएं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, सेंट्रल एटम, आपको जो है इसमें से कोई ज़्यादा परेशान नहीं करे। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान करेगा आपको तो ये है लिगेंड। कुछ लोग इसको लिगांड पढ़ते हैं। क्या बोलेंगे, लिगेंड। लिगेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट। बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट को लिगेंड पर पकड़ हो जाए, क्या बोल रहे हैं, जिस विद्यार्थी को लिगेंड पर पकड़ हो जाए, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है पढ़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसके लिए कोई दिक्कत आगे नहीं होगा, क्योंकि इसी के बाद अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे लिगेंड पर। लिगेंड पर अगले 2 क्लास में चलेगा। कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए, सिर्फ लिगेंड पर हम 2 क्लास बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको लिगेंड समझ में आ गया तो आगे किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।